यस, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ पर आज आपको DLED 4th सेम में पहले हम आपको बताए थे कि भाषा को जानने में और उसको सीखने में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, यह हम आपको बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी भाषाओं को जब हम उनका ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, वो टाइम पर हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी भाषा के आपके शिक्षण में कौन सी आपकी दिक्कतें सामने आती हैं, तो मैं आज आपको 4th सेम वालों की हिंदी आज है, तो मैं उनको बताऊंगा कि पहली तो बात आपकी ये है कि मातृभाषा हिंदी में पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, और वो क्या क्या हैं वो हम आपको पहले भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से बताया है। परंतु आज क्या है कि जो बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट आपकी जो वो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं भाई आपको आज बताऊंगा। तो आज ये है कि जो पहला जो आपका पॉइंट है, पहला आपका जो पॉइंट है, पहला है हिंदी के प्रति भावात्मक अभिवृत्ति का निर्माण। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि जिन प्रदेशों में मातृभाषा हिंदी का बहुत ही ज़्यादा ना वहाँ पर सम्मान है, ना वहाँ पर कोई सीखता है हिंदी को, ना ही कोई सीखना उसको चाहता है, तो वहाँ पर क्या है कि जहाँ पर हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ पर मातृभाषा को हम सीखें या दूसरी भाषा का जो रूप है वैसे सीखें, या अगर हम हिंदी को नहीं सीखते हैं तो कौन से हमको हानियां हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि मातृभाषा हिंदी जो है, क्या वह अपनी बात को संपूर्णता से कहने में दुर्बल है, या फिर हिंदी एक बहुत ही दरिद्र भाषा है, गरीब भाषा है कि इसमें व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी आपकी जो बात है कि हिंदी भाषीय जो आपके प्रदेश हैं वहाँ पर मातृभाषा को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है, और वहाँ पर क्या है कि हिंदी को उपहास की तरह से देखते हैं, और वहाँ के विद्यार्थियों का जो मन है, जनमानस का जो मन है, वहाँ पर हिंदी के प्रति वह भाव, वह विचार बिंदु मौजूद नहीं है। और तो वहाँ पर क्या है कि ऐसे जो प्रदेश हैं, ऐसे प्रदेशों में हम सभी को यह चाहिए कि हम वहाँ पर मातृभाषा हिंदी के प्रति लोगों में एक प्रकार की भावना को बनाएं, और वहाँ पर साहित्यिक गोष्ठियाँ, वैचारिक सम्मेलन, शायरी मुशायरे, कवि सम्मेलन और संगीत गोष्ठियाँ, प्रतियोगिताएँ, परीक्षाएँ, समारोहों को आपको हिंदी भाषा के माध्यम से ही शैक्षिक वातावरण को बनाते हुए हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, और वहाँ पर ऐसी सेमिनार्स को, गोष्ठियों को
लगातार बनाते रहना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के मन में मातृभाषा के प्रति एक प्रेमपूर्ण भाव पैदा हो। ये तो था आपका पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपका क्या है? दूसरा आपका जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपका शिक्षण विधि संबंधी समस्या। दूसरा जो आपका पॉइंट है वह पॉइंट यह कहता है कि अन्य भाषा के रूप में जब हम हिंदी को जानें समझें, तब वहाँ पर हमको कौन सी ज्ञान पद्धति को लागू करना चाहिए, या वह कौन सी पद्धति हो जिस पद्धति से बालकों को या मनुष्यों को हिंदी का ज्ञान दिया जाए। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपकी सिर्फ मेन जो हैं पद्धतियाँ वह आपकी 3 पद्धतियाँ हैं। पहली है आपकी व्याकरण अनुवाद पद्धति। कौन सी? यहाँ पर आपकी जो पहली जो पद्धति है वह है व्याकरण अनुवाद पद्धति। सेकंड है आपकी प्रत्यक्ष पद्धति, और तीसरी आपकी संरचना विधि। तो यहाँ पर हम आपको 3 पद्धतियों के बारे में बताए। यही 3 पद्धतियों के माध्यम से मातृभाषा का जो ज्ञान है वह हमें बालकों को देना चाहिए। तो पहली जो पद्धति है वह व्याकरण अनुवाद पद्धति, जहाँ पर हमें बालकों को व्याकरण के सहारे एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद हम कैसे करें यह हम उसमें सीखते हैं। प्रत्यक्ष विधि में क्या है कि हम उस भाषा के जितने भी आपके प्रत्यक्ष जो भी उसके रूप हैं वह हम उसके बारे में जानकारी करते हैं। और तीसरी आपकी संरचना पद्धति में आपकी ये है भाषा का या भाषाई विज्ञान का जो रूप है, कौन सा वर्ण आपका, कौन सा आपका शब्द कैसे बनाया है वह उसमें आपको बताते हैं। और बहुत सारे मतलब दोषों को दूर करने के बाद इन तीनों पद्धतियों को समान रूप से अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो जनमानस का जो एक भाव है वह हिंदी के प्रति आपका जागृत होता है। और इन तीनों पद्धतियों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की सहायता से भाषा विज्ञान के द्वारा भी हिंदी भाषा का जो रूप है वह विकसित किया जा सकता है, या हम मातृभाषा हिंदी को कैसे बताएं ये दिक्कतें दूर की जा सकती हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका आता है 3। पॉइंट नंबर है आपका 3 उच्चारण संबंधी सूचनाएं। प्रोनाउंसिएशन जो आपका होता है, उच्चारण जो है वह संबंधी मतलब क्या है कि हिंदी भाषा में बहुत सारे साउंड आपके, बहुत सारे दुनिया हिंदी भाषाओं में हिंदी के बाद की जो भाषाएं हैं उनमें देखने को नहीं मिलती हैं। और हम क्या करते हैं कि जब कोई दूसरी भाषा का छात्र जब मातृभाषा में बोलता है तो वह आपका स्वर का लोप है वह कर
जाता है, बलाघात कर जाता है, अनुस्वार में गलती कर जाता है, वेग में, और वेग के साथ साथ जो उसके लाघव जो उसका जो रूप है वह प्रयोग करता है तो उसमें दोष पैदा होते हैं। और वाक्यों के उच्चारण में वह अनावश्यक रूप से बलाघात का प्रयोग करता है तो ये भी अनुपयुक्त ही प्रयुक्त होते हैं। और दूसरी बात है कि चाहे आपका पद्य साहित्य जो है, आपका पद्य साहित्य में आपके दोहा, चौपाई, छंद, सोठा वगैरह को जब वह अन्य विधि के द्वारा जब वह पढ़ता है, वह जब वह कोई गीत को गाता है, कहानी को कहता है, वर्णन को करता है, नाटकों को पढ़ता है, नाटकीय ढंग से पढ़ता है, तब यहाँ पर ये उच्चारण संबंधी समस्याएं सामने आपके प्रस्तुत होती हैं। और इन सभी दिक्कतों को हम प्रयास और प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सकता है। वह एक दोहा भी आता है, कौन सा आता है वो, करत करत अभ्यास के जड़मते होत उजान। वह क्या है कि अगर हम बार बार अभ्यास करते रहते हैं, बार बार अभ्यास के करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है ना। तो यह तो थी आपकी उच्चारण संबंधी दिक्कत। चौथी आपकी जो दिक्कत है वह है लिपि संबंधी। ये क्या है कि हिंदी देववाणी संस्कृत और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, किंतु अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं वह दूसरी लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे पंजाबी की जो लिपि है वह लिपि है ना। तो बहुत सारे विद्वान क्या करते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का ही विचार प्रकट करते हैं कि सभी जितनी भारतीय भाषाएं हैं वह सब देवनागरी लिपि में ही बोली जानी चाहिए या उनको लिखा जाना चाहिए। और ये विवादास्पद प्रश्न है। ये वाले प्रश्न को जब वो प्रकट करते हैं तो बड़े इससे विवाद से सामने आते हैं, और इन विवादों के प्रश्नों को जाने बिना भी हम देवनागरी लिपि का अभ्यास छात्रों को दे सकते हैं, छात्रों को करवा सकते हैं। तो ये वाले माध्यम से हमको क्या है कि लिपि संबंधी जो भी दिक्कतें आती हैं वह सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका 5 है। पॉइंट नंबर 5 आपका कहता है कि वर्तनी संबंधी दोष की दिक्कत। गए, हुए, चाहिए, दीजिए, छह, राष्ट्रीय, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी वर्तनी की बहुत भारी दिक्कत है। मतलब हम उनको वर्तनी में कैसे कहें, भाषीय उनको ज्ञान में हम कैसे लाएं, और ये जो दिक्कत है वह दूसरी भाषा के अहिंदी भाषीय विद्यार्थियों के लिए एक परेशानी का बहुत बड़ा कारण भी है ना। तो ये भी भाई एक बड़ी दिक्कत है आपकी, है ना। और इन 5 दिक्कतों के भी बाद में ये वाली 5 दिक्कतों के भी बाद में पॉइंट नंबर आपका आता है 6। वह कहता है व्याकरणिक समस्याएं। मतलब व्याकरण संबंधी कितनी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हिंदी भाषा में 2 आपके होते हैं लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, किंतु दक्षिणी भाषा में 3 लिंग होते हैं। अच्छा, आपकी देववाणी जो है वहाँ भी आपके 3 ही होते हैं लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर एक ही पर्याय है कि 2 शब्द भिन्न लिंगों में
प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे कि आपका नेत्र और आँख। रहा और आपका पथ, है ना। एक ही शब्द दो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जैसे हार, पराजय और माला। हार को अगर हम वैसे कहें एक लिंग में तो वह पुल्लिंग है, और अगर हम उसको एक माला के रूप में कहें तो वह स्त्रीलिंग है। वैसे ही क्या है कि वह जो आपका नेत्र है वह पुल्लिंग में आता है, और आपकी जो आँख है वह स्त्रीलिंग में आती है। अच्छा, वैसे ही तो क्या है कि कुछ भाषाओं में हम क्या करते हैं कि उसका जो लिंग के अनुसार उसके कार्य करने का जो ढंग है वह नहीं चेंज होता है, किंतु मातृभाषा हिंदी का जो रूप है वह बदल जाता है। अच्छा, और ये इन कठिनाइयों पर अभ्यास द्वारा ही हम विजय पा सकते हैं। अगर हम बार बार अभ्यास के द्वारा सीखें तभी हम विजय पा सकते हैं। और वाच्य संबंधी कि हमको वाक्य क्या बनाने हैं, वाच्य कैसे, वाचन कैसे करना है, तो यह भी जो दिक्कतें रहती हैं वह पुरुष का प्रभाव जिस प्रकार से हिंदी में पड़ता है वैसे ही कुछ अन्य भाषाओं में पुल्लिंग का जो प्रभाव है वह देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, पर सर्गों की भी जो दिक्कत होती है वह भी विद्यमान रहती है, और हिंदी की विभक्तियों के लिए दक्षिणी भाषाओं में भिन्न भिन्न विभक्तियां हैं, और एक के लिए तीन तीन विभक्तियां तक यूज़ की जाती है। मतलब वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक ही शब्द के लिए तीन तीन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यह अब कैसे होता है, तो यह मैं आपको एक सारणी द्वारा मैं आपको बताता हूँ। पहली जगह साड़ी बनाते हैं, हरता, फिर कर्ता के बाद आएगा हर्म आएगा, रण आएगा, संप्रदान आएगा, संप्रदान के बाद अपादान है, और अपादान के बाद आपका संबंध है, और संबंध के बाद का अधिकरण है। ये आपको सातों विभक्तियां हम आपको संस्कृत में भी बताए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अच्छा, भाषाओं का रूप देखें। हिंदी, दूसरी आपकी तेलुगु, तीसरी आपकी कौन सी है कन्नड़, मलयालम आपकी, और फिर आपकी तमिल। यहां पर आपका करता है ने। तेलुगु में क्या क्या है, दो, मो, को, लो, ओ, दो, मो, को, लो, ओ। और कन्नड़ में भी आपकी यही है, मलयालम में भी आपकी यही है, तमिल में भी यही है। मतलब यहाँ पर आपका जो कर्ता ने है वह आपका तेलुगु में दो, मो, को, लो, ओ है, और कन्नड़, मलयालम और तमिल में भी वही है। अच्छा, रम आपका को है, और
तेलुगु में क्या है? निन्ने, निन्ने। कन्नड़ में अन्नु। और मलयालम में ए और यहां पे आपका ओ। सॉरी, और नहीं है। ठीक है, फिर आपका क्या है? यहां पर आपका रण आपका से है, और से के बाद क्या है? कि तेलुगु में चेतन और आपका तीन, मतलब से को जब प्रयुक्त करते हैं तो आप लिखते हैं चेतन और आपका तीन। अच्छा, और कन्नड़ में आपका इंद्र, मलयालम में आपका टू, और तमिल में आपका आर और ओ, है ना? अच्छा, संप्रदान को या के लिए, को के लिए में क्या करते हैं? कै और कोरकन। ये के कन्नड़ में, और के बाद क्या है? क, और यहां आपका को आ, है ना? यहां पर जब आपका हम संप्रदान प्रयोग करते हैं तो संप्रदान को जो यहां पर कहा जाता है को या के लिए, तो वहां पर हम तेलुगु में उसको कै, कोरकन, यहां पर गे और के, क, कु और आ, ये आपके संप्रदान प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, पादान आपका क्या है? से। तेलुगु में इसको क्या कहते हैं? तेलुगु में मुंडे और पट्टे। कन्नड़ में आपका दे से दिरे, और देश से दिरे के बाद यहां पर आपका आल, मलयालम में, और तमिल में आपका इरंद और इल। संबंध आपका क्या है? का की, के, और ये आपको क्या होते हैं? किन्मोक, और किन्मोक के बाद यहां पर आपके आते हैं ना, ला, या और रा, और नला यारा के बाद आते हैं उठे, इंटे, इंटे और ले। और तमिल में अगर हम बात करें तो ये आते हैं अध और फड़े, अध
वेल। और अगर हम आपकी मैं और मैं बात करें अगर मैं बात करें, यहाँ पर आपका लास्ट आता है मैं और मैं और पर को यहाँ पर कहते हैं अदन, तो में आपका नन, कन्नड़ में कहते हैं आपका अल, मलयालम में इल, और मलयालम के बाद आपका यहाँ पर आपका मेल और आपका तो यह हम आपको एक सूची बना करके आपको बता दिए कि वहाँ पर कैसे कैसे विभक्तियों में और जो आपकी जो ने को से के लिए को का की के लिए वहाँ पर क्या क्या कहा जाता है, निन्न अन्नु ए ऐ चेतन तीन इंद ओटू आल ओडू के और ये के आल इज द इल। तो ये सब वहाँ के। और दूसरी बात ये भी है कि हिंदी में आख्यात प्रत्यय रत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और नाम धातुओं की अपनी एक विशिष्ट योग्यताएं हैं या उनका एक विशिष्ट महत्व, और जिनको सीखना दूसरी भाषा के अहिंदी भाषी छात्रों के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका 7 है। पॉइंट नंबर 7 कहता है पाठ्यक्रम संबंधी दिक्कतें। अब ये बात है कि हिंदी का जो ज्ञान है वह बालकों को वह कितने बड़े हों तब वहाँ दिया जाए, और कौन से स्तर पर कितना पाठ्यक्रम बच्चों को दिया जाए, साहित्य का ज्ञान कितना दिया जाए, और व्याकरण और आपके ये प्रशासनिक आमों के प्रयोग के लिए हिंदी के लिए क्या ज्ञान दिया जाए। और जब हम इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त लेंगे तो पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं को एक दिशा मिल सकती है। और इन सभी प्रश्न जो मैंने आपसे पूछे, इन सभी प्रश्नों के पीछे एक विचार पहले से ही किया जा चुका है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका 8 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 8 आपका कहता है पाठ्य पुस्तकों की समस्या। वहाँ पर कि यहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं वहाँ की उनकी और अपनी विशेष समस्या हैं, और जिनको ध्यान करते हुए पाठ्य पुस्तकों को बनाना चाहिए। दक्षिणापथ, पूर्वांचल, पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रदेशों की विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखकर ही पुस्तक तैयार करनी चाहिए। मतलब आप ये जानते हैं कि यह भी उत्तर प्रदेश भी एक हिंदी भाषी प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर पूर्व की हिंदी कुछ और है, पश्चिम की हिंदी कुछ और है, पुरुष की हिंदी कुछ और है, बुंदेलखंड की जो हिंदी है वो कुछ और है, पश्चिमी में भाया हरियाणा का जो बोलने का ढंग है वो कुछ और है। तो वहाँ पर क्या है कि एक ही पुस्तक सभी दूसरे भाषीय प्रदेशों के लिए लाभप्रद नहीं रहेगी। तो क्या है कि हमको क्या है कि वहीं की क्षेत्रीय भाषा की मूलभूत जो भी वर्ण हैं, शब्द हैं, उनका विकास करना चाहिए, और तुलनात्मक वर्णों की आपके शब्दों की एक सूची बनानी चाहिए, और जो भी उन शब्दों के आपके जो शब्दकोश हैं, उन शब्दकोश की वृद्धि के लिए जो भी आपकी शब्दावली हो वह आपके कंट्रोल में रहे, यह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। और ये इन्हीं सारी दिक्कतों को देखते हुए ही हमको पाठ्य पुस्तकों को बनाना चाहिए, और इन्हीं सारी दिक्कतों के लिए हमको सावधानी भी बरतनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो आपके 8 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया।
पॉइंट आपका आता है 9। 9वां पॉइंट आपका हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी अध्यापक, कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही है वहाँ पर हिंदी के अध्यापकों को भेजना चाहिए या कि नहीं भेजना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि इस देश में हिंदी के उपयुक्त अध्यापकों की व्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक बात है। हिंदी अध्यापकों में कुछ सामान्य योग्यताओं का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि केरला और पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष सभी जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं हैं उन्होंने 10th के लेवल तक, हाई स्कूल के लेवल तक, हाई स्कूल की जो योग्यता का जो लेवल है उसको ही सही माना है। और किंतु सभी प्रदेशों ने हिंदी की योग्यता का स्तर ऊंचा रखने के लिए हिंदी संस्थाओं को उन परीक्षाओं को अनिवार्य कर रखा है जिनका स्तर BA के बराबर है। मतलब जहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर BA भी हिंदी से हो रही है, PhD भी हिंदी से, MPhil भी हिंदी से, B.Ed भी आपकी हिंदी में ही है, सारे आपके विषय, BDC के भी सारे जो विषय हैं वह सब हिंदी में ही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सभी प्रदेशों में हिंदी अध्यापकों का बहुत ज़्यादा योग्य होना भी परम आवश्यक है। और मातृभाषा हिंदी का जो पठन पाठन है वह भी हिंदी के माध्यम से बहुत ज़्यादा विस्तृत किया जा रहा है या स्वयं ही हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अतः हमको यह जानना चाहिए कि हिंदी भाषा के लिए हमको बहुत सारे अध्यापकों की हिंदी भाषा को आवश्यकता है। और ये जो भी हिंदी के अध्यापक हों, यह पूर्ण रूप से इन सभी अध्यापकों का भाषा पर एकाधिकार हो और साहित्य का चाहे उन्हें कुछ ज्ञान ना भी हो, परंतु जो भी हिंदी भाषी अध्यापकों को जो भी सुख देने चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह भी सही प्रकार से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे हिंदी अध्यापक बनने में उनको किसी प्रकार का हीनता का भाव महसूस ना हो। अब जैसे कैसे आता है हीनता का भाव? ऐसे आता है कि अगर हम देखें किसी भी विद्यालय में, तो वहाँ पर जो मैथ का जो होगा प्राध्यापक, उसको रुपये मिलते होंगे 15,000। साइंस का होगा तो यार ये उसको पैसे मिलते होंगे 12,000। लेकिन अगर वही मास्टर हिंदी का है तो वो मास्टर को 2200 रुपये मिलते होंगे, 2400 रुपये मिलते होंगे, 4200 रुपये मिलते होंगे। और हिंदी मास्टर को लोग बड़ी ही उपहास की दृष्टि से भी देखते हैं कि हिंदी मास्टर होना इस देश में बहुत बड़ा पाप हो जैसे। तो क्या है कि हिंदी मास्टरों को भी एक बहुत अच्छे सम्मान से व्यक्तियों को देखना होगा, प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना होगा और ये सब बातों को जानना होगा और हिंदी की महत्ता को आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ तक आज हम आपको ना ही मैं आपको बताऊंगा, आपके प्रोजेक्ट असाइनमेंट का जो भी कार्य HOD साहब ने बताया है वह आप लोग अपना शीघ्र से शीघ्र दें। और दूसरी जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके जहाँ पर दूसरी भाषी प्रदेशों में हिंदी प्राध्यापकों के लिए क्या विचार होने चाहिए, यह मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना जो घर है वहाँ पर सेफ रहें और सेफ के साथ साथ महामारी अभी नहीं गई है, इस पे ध्यान दें। और सभी बच्चों को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान माखन चोर का प्रेम और आशीष आप लोगों को हमेशा आपको मिलता रहे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्र आपसे लेता हूँ। धन्यवाद, आपका आभार आपका बच्चों। बाय।